नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आइए, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आप लोगों को सेट 5 साइंस का यानी इस सोचिए कि मेरी लास्ट मतलब सेट साइंस का जो लास्ट सेट है उसका मैं आज बताने वाला हूँ। इसके पहले मैंने चारों सेट का सॉल्यूशन बता रखा है और 5 सेट का मैंने मैथ का भी सॉल्यूशन बता रखा है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप उससे पहले जाकर देख लें। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो उसी के लिए है जो क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं। तो क्लास 10th वाले ही स्टूडेंट देखें तो और पूरा देखें बिना स्किप किए, ताकि मैं क्योंकि मैं आपको इसमें सिर्फ आंसर ही बताने वाला नहीं हूँ बल्कि मैं इसका कंसेप्ट भी बताने वाला हूँ कि उसका आंसर कैसे हुआ। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहें और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा देखिए स्क्रीन पे मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, मतलब जो प्रकाश का किरण है वो कैसे मतलब चलती है, ठीक ना, गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक ना। तो आप इसको याद रखेंगे, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है या फिर चलती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है आपका कि परावर्तन के नियम लागू होते हैं। परावर्तन के नियम किस मतलब ऑप्शन दिया है किसके लिए लागू होते हैं। केवल समतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, या सभी परावर्तक पृष्ठ पर। मतलब कि आपका परावर्तन का नियम किस में लागू होता है। तो आप ये जान लें कि परावर्तन का नियम इस तीनों के लिए आपका मतलब जितना भी परावर्तक पृष्ठ है, मतलब जिस जिस पृष्ठ से कोई भी सूर्य की किरणें या फिर प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तो वो सब के लिए प्रकाश का परावर्तन का नियम लागू होता है। यानी आपका आंसर हो जाएगा सभी परावर्तक पृष्ठों के लिए, ठीक है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो आप एक फार्मूला पढ़ेंगे, क्या फार्मूला पढ़ेंगे कि F बराबर R/2, यही पढ़ेंगे फार्मूला। यानी फोकस दूरी जो है क्या है वो R का आधा है, बटा दो मतलब आधा है। तो मतलब आर क्या है त्रिज्या और एफ क्या है फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी क्या हुआ करता त्रिज्या की आधी है। तो वही पूछा है कि फोकस दूरी क्या हुआ करता त्रिज्या की आधी, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट ऑप्शन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तभी आप क्या जानें कि जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, ठीक है। तो आपको दे दिए यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दे दी कितना 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी क्या होगा, तो सिंपल सा 20 सेंटीमीटर यानी वक्रता त्रिज्या तो उसका आधा होगा, कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो आपका 10 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन, ठीक है। इसी प्रकार चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आप जो अवतल दर्पण का 6 केस पढ़ेंगे तो उसमें से आपका 3 केस इंपॉर्टेंट है। कौन सा, तो मैं बता दे रहा हूँ कौन सा। देखिए एक आपका अवतल दर्पण है, आपका पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपका केंद्र है। तो पहला यहाँ पे केंद्र पर, दूसरा फोकस पर और तीसरा जो फोकस सर इस पे पोल के बीच रहता है, ध्रुव के बीच से तीनों। तभी आपका रखा है यहाँ पे केंद्र पर, ठीक है, वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र पर क्या होता है, वक्रता केंद्र पर जो होता है वो आपका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है। तो आपको बोला सी मतलब वक्रता केंद्र, तो कहाँ पर बनेगा सी पर, वहीं के वहीं बनेगा, ठीक है। तो आप ये कम से कम 3 केस जरूर याद रहना चाहिए, नहीं तो आप 6 केस याद रखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं याद नहीं रह रहा है तो कम से कम 3 केस को याद रखें और सेम 3 केस लेंस में भी याद रखें। जैसे लेंस में उतना चांस नहीं है पूछेगा तो आपको दर्पण में, लेकिन सेम है लेंस में पढ़िए या फिर दर्पण में, दोनों एक जैसा ही, लेकिन आपको कम से कम 3 को याद रहना चाहिए, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। आपका अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखिए अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जब ये एफ है तो एफ के यदि इधर पहले रहेगा तो आपका बनेगा वास्तविक, लेकिन एफ के बाद यहाँ पर जो बीच में रखता है एफ और फोकस और ध्रुव के बीच, उसमें आभासी पीछे साइड जो यहाँ पे बनता है, ठीक है ना, पीछे साइड। तो आपका इसमें दोनों हो जाएगा, आभासी और वास्तविक दोनों, ठीक। आभासी और वास्तविक दोनों में सेम उसी प्रकार किसमें होता है उत्तल लेंस में भी क्या होता है आभासी और वास्तविक दोनों। यानी अवतल दर्पण सेम उसी तरह उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण, ठीक है,
किसके जैसा होगा, अवतल लेंस के जैसा, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, ये आपका ट्रिक हो गया याद रखने का। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि वाहन के पथ दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता था। वाहन के, आप इसको कितना बार पढ़ चुके होंगे, ठीक ना। तो आप इस एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन भी है, तो किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के जो पथ दृश्य, यानी हम जो साइड मिरर, जिसको हम पीछे देखने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में आपका जो किस कैसा दर्पण का, तो सोलर दर्पण में आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, सोलर कुकर में। तो आप उसको लगाएंगे सोलर किसका, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप इसको याद रखें, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है जो मैं आपको बताऊंगा, इसको याद रखने का है। अगला है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण लेंस संभवतः है। तो देखिए यहाँ पे एक क्या है, एक गोलीय लेंस है और क्या है, गोलीय दर्पण है और गोलीय लेंस है। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि किसका दर्पण में फोकस दूरी माइनस में होता है। तो जैसे अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी इधर होता है, ठीक नहीं। तो देखिए प्रकाश इधर जा रहा है और दर्पण का फोकस दूरी इधर, यानी दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो वो होता है माइनस में, जो अपोजिट होता है। और यदि यही देखिए उत्तल दर्पण में, जैसे उत्तल दर्पण कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है, इधर ऐसे, तो इसका फोकस दूरी किधर होता है, इधर होता है, और प्रकाश इधर जा रहा है, फोकस दूरी भी इधर, यानी दोनों एक ही साइड। तो उस समय जो फोकस दूरी होता है प्लस होता है। तो आपको पूछा कि किस में माइनस होगा, तो आप सिंपल सा जानते हैं कि किस में माइनस होता है, अवतल दर्पण में। तो आप क्या लगा देंगे, अवतल दर्पण क्या हुआ दर्पण में, और लेंस में जो होता है आपका, तो लेंस में भी क्या होता है, लेंस में जो उत्तल दर्पण होता है उसका फोकस दूरी इधर होता है, क्योंकि प्रकाश आके इधर मुड़ता है, इधर मुड़ता है, इधर मुड़ता है, इधर फोकस दूरी, तो इसमें क्या हो गया प्लस, क्योंकि इधर किरण जा रहा है और इधर ही फोकस दूरी, तो प्लस हो गया। लेकिन माइनस किस में होगा, अवतल अवतल लेंस में। तानी दोनों अवतल हो गया, अवतल दर्पण और अवतल लेंस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, दोनों अवतल, ठीक है। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी लेंस की क्षमता पी और एफ में क्या संबंध है। तो आप इसको याद रखें कि पावर और लेंस में जो क्षमता फोकस दूरी में क्षमता होता है P बराबर 1/f होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, क्या अगला क्वेश्चन कि लेंस का आवर्धन का व्यंजक लिखिए। लेंस का आवर्धन क्या होता है, तो लेंस जिसे आप पढ़ेंगे दर्पण का आवर्धन -v/u, लेकिन लेंस का आवर्धन होता है ओनली v/u, ठीक है। तो दोनों का याद रखेंगे, लेंस का और दर्पण का। तो आपको यहाँ पूछा है लेंस का, तो लेंस का m बराबर v/u, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला है कि समान दृष्टि के व्यास के लिए सुस्पष्ट की अल्पतम दूरी लगभग, यानी जो आपका निकट बिंदु होता है, निकट बिंदु कितना, तो आपका होता है वो 25 सेंटीमीटर, इसको याद रखेंगे 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला है कि नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, यानी जो हम लोग के नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब था, ये प्रतिबिंब बनता है वास्तविक एवं उल्टा, क्योंकि वास्तविक एवं उल्टा ऐसा प्रतिबिंब है जिसको हम पर्दे पर देख सकते हैं, यानी मतलब हम उसको रियल में देख सकते हैं, ठीक न, मतलब रियल में। तो वास्तविक एवं उल्टा, जैसे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक एवं उल्टा, तो उसको हम रियल में देख सकते हैं, ठीक है। जो मेरा आँख में बनता है उसको वास्तविक एवं उल्टा बनता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणुओं या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। मतलब अब यदि परमाणु अभिक्रिया है, जैसे एक मान लीजिए ये है और बी, दोनों अभिक्रिया कर रहा है, तो दोनों में क्या होगा, परमाणुओं का आदान प्रदान होगा। तो ये होता है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया में, मतलब ये इसको विस्थापित करेगा, ये इसको विस्थापित करेगा, दोनों एक दूसरे को विस्थापित करता है, तो उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी आपको ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। अगला है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है। रासायनिक समीकरण किस तरह संतुलित करते हैं, तो उसको हम करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। मतलब जो अभिकारक का द्रव्यमान है, ठीक है, अभिकारक इधर रहता है, अभिकारक का द्रव्यमान और जो उत्पाद का द्रव्यमान होता है दोनों का बराबर होता है, इसलिए हम दो, यदि बराबर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं, यानी 2 और 3 से करके गुणा करते हैं। तो किस लिए करते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से जानते हैं कि द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता ना ही नाश, इस आधार पर अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान समान होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको संतुलित करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए हम करते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि उपचयन में क्या होता है। तो आप इसको याद रखें कि उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है, और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन हटता है, ठीक है।
तो आपका ऑप्शन यहाँ क्या दिया है, ऑप्शन दिया है यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन का उल्टा है, यदि किसी से हाइड्रोजन हटा है तो हटा है मतलब उसका उपचयन हुआ है, ठीक है ना। और यदि जुड़ा है तो अपचयन, यानी ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या होता है उपचयन, और उपचयन का, और हाइड्रोजन के केस में क्या होगा, हाइड्रोजन हटेगा तब उपचयन, और अपचयन के केस में ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा तब क्या होगा उसका अपचयन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला देखिए कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की नहीं, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी तो क्या होगा उसका अपचयन होगा, ठीक है ना, अपचयन। तीसरा ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है तो फिर भी क्या होता है अपचयन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों की वृद्धि, तो गलत बोला, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन की वृद्धि होता है यानी ऑक्सीजन जुड़ती है, ठीक है। तो अगला कि पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने होता है, एक्स का नाम क्या है, तो जो पदार्थ हम लोग उपयोग करते हैं वो होता है हमारा चूना, क्विक लाइम जिसको बोलते हैं चूना, तो उसको बोलते हैं क्विक लाइम, यानी कि कैल्शियम, उसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है इसका सूत्र, ठीक है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये जब जल से अभिक्रिया करता है, जब इसको हम जल में घोरते हैं तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब इसको हम दीवार में लगाते हैं तो कुछ सूखने के बाद बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका एक प्रोसेस है इस तरह करके। अगला है धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, धातु के ऑक्साइड यानी जितना भी धातु उसका ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है, जस्ट वहीं उसका उल्टा अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, ठीक है। तो धातु ऑक्साइड की पूछा है तो हम लगा देंगे धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपको एक फिगर दिया है, ये बोला कि फिगर क्या दर्शाता है, मतलब आप इसमें देखिए एनसीईआरटी में इस तरह का फिगर दिया है, तो ये हमको ये दर्शाता है कि पहला क्या है कि जल की बर्बादी को रोका जाए, दूसरा है सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा, चेतावनी धूम्रपान से बचें, भोजन करने से पहले हाथ धोना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं, पानी से बचें, तो पानी से बचने के लिए ऐसा सूत्र मतलब ऐसा फिगर नहीं देना, ये तो नहीं है। धूम्रपान से बचें ये भी नहीं है, भोजन करने, आपका आंसर हो जाएगा ये सांद्र अम्ल, मतलब अम्ल में लगा होता है ये चेतावनी, क्यों, क्योंकि यदि अम्ल हमारे हाथ में पड़ जाए तो क्या होता है, मेरा हाथ जलने का खतरा होता है, इसलिए ऐसा दिखाया जाता है कि आप अम्ल से थोड़ा मतलब सावधानी बरतें ताकि आपका हाथ ना जले, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपको कि जल में क्षारक घुलकर कौन आयन प्रदान करता है, मतलब जो जल में क्षारक हम घुलाते हैं तो क्षारक जब घुलता है तो बनता है मेरा हाइड्रोक्साइड आयन, लेकिन जब मेरा जल में अम्ल घुलाते हैं, ठीक है ना, अम्ल, तो मेरा बनता है हाइड्रोजन आयन या हाइड्रेनियम आयन। आपको दो जो दिया जाएगा, यदि दोनों दिया, जैसे यहाँ पे आपको दोनों दिया है, ठीक है ना, यदि यहाँ रहता है आपका अम्ल तो आप लगाते हैं हाइड्रेनियम आयन, वो अच्छा राइट होता है, ठीक ना, मतलब वो फाइनली ये बनता है, शुरुआत में आपका हाइड्रोजन आयन बनता है, फिर वो जल से भी क्रिया करके हाइड्रेनियम आयन बनाता है, लेकिन आपको यहाँ पूछा गया है क्षारक का, तो क्षारक का हो जाएगा आपका हाइड्रोक्साइड आयन। अगला है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकलती है, अम्ल धातु, तो धातु जब यानी मेटल जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो बनाएगी हाइड्रोजन गैस, ठीक ना। और यही जब मेटल कार्बोनेट यानी धातु कार्बोनेट बनाएगा तो बनाएगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इसको याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आदि धातु कार्बोनेट बोला तो आप लगाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यदि सिर्फ धातु बोला तो हमारा लगाएंगे हाइड्रोजन गैस, ठीक। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि कलोर क्षार प्रक्रम में से किस पदार्थ का निर्माण होता है, कलोर क्षार, देखिए यहाँ पे कलोर क्षार प्रक्रम में किस पदार्थ का निर्माण होता है, कलोर मतलब सिंपल सा किसका, आपका कलोर क्षार प्रक्रम में, तो देखिए वहाँ पे कलोर क्षार प्रक्रम हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग करते हैं कि सोडियम क्लोराइड के विलयन में हम क्या करते हैं, मतलब उसमें, एक मिनट, आपको क्या पूछा है, कलोर क्षार प्रक्रम में किस पदार्थ का निर्माण, यहाँ पर देखिए यहाँ पे कोई गैस बारे में नहीं पूछा, आपका मतलब कौन सा यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है। तो उसमें यौगिक क्या होता है कि आपको कौन सा, तो आप यहाँ आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया आपको, ऑप्शन दिया है पहला आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए इस क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होता है, जब सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं, इसमें हम लोग जल मिलाते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और क्लोरीन गैस बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस निकलने के कारण इसका नाम पड़ा है कलोर क्षार प्रक्रम, ठीक है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और क्लोरीन गैस भी बनता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या एक तरह का क्षारक है और क्लोरीन गैस है, इसलिए आपका नाम पड़ा है कलोर क्षार प्रक्रम, ठीक है। तो इसमें आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है,
क्लोरीन गैस बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक पदार्थ जो जल में घुलनशील है, स्वाद कड़वा है, स्पर्श उस साबुन की तरह तथा प्राकृतिक संक्षारक है, वह पदार्थ क्या होगा। यानी जो एक पदार्थ क्या कड़वा है, तो कड़वा किसका होता है, आपका क्षारक का, उसको साबुन की तरह, तो साबुन भी एक तरह क्या है, आपका क्षारक है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका क्या दिया, स्पर्श घुलनशील है। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, देखिए यहाँ पर कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आपका घुलनशील है, तो घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। सभी क्षारक घुलनशील नहीं होता है, इसलिए आप क्षारक नहीं लगा सकते हैं, उसी को लगाएंगे जो घुलनशील। आपके यहाँ घुलनशील बोल दिया है, जल में घुलनशील है, तो जल में जो घुलनशील क्षारक होता है वो क्षार कहलाता है, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा बी क्षार। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए आप इसको सावधानी बरतें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में पीएच मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे। मतलब अम्लीय वर्षा का पीएच मान सिंपल सा आपको पूछा है, तो आपका जो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है वो लगभग 5 कुछ होता है, यानी लगभग 5 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब 5 याद रखें, 5.2 या 5.3 होता है, इस प्रकार करके। अगला कि किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली ले जाया जाता है, गैस फट फट की आवाज़ की ध्वनि के साथ जलती हुआ गैस कौन होगा। तो आपका जो हाइड्रोजन गैस होता है वो फट फट मतलब आवाज़ करके जलता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस राइट आंसर। अगला है कि रासायनिक अभिक्रिया में होता है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, तो आप पढ़े होंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रभाव, मतलब किसे हम जानते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, तो यदि उसमें क्या हुआ, उसका कोई एलिमेंट मतलब कोई तत्व अभिक्रिया किया तो उसको क्या होगा, अवस्था परिवर्तन होगा। तो पहला दिया अवस्था परिवर्तन, दूसरा उसका रंग परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, यानी उपरोक्त सभी यदि तीनों होगा, मतलब तीनों में से कोई भी होगा तो, या फिर तीनों होगा, तो आपका हो जाएगा क्या कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर। अगला है क्वेश्चन कि मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, आपको यहाँ बताना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। यानी जो मनुष्य का जो पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, आपको याद रखना है छोटी आंत में। ये आपका बायोलॉजी है, ठीक नहीं, इसमें मैं समझाने वाला वैसा कुछ खास नहीं, जहाँ होगा मैं आपको समझा दूंगा। इसमें ज़्यादा आपको याद रखना है कि कौन चीज़ मतलब कोई भी चीज़ कहाँ और क्यों होता है। ठीक है, तो इसमें कोई जोड़ घटाव या फिर ऐसा कुछ फार्मूला का नहीं है, तो इसमें आपको सिंपल सा याद रखना है। तो चलिए मैं आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्या अगला कि रुधिर रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है क्या कहलाता है। तो जो रक्त वाहिकाएं हैं, ठीक ना, तो क्या करता है, रुधिर को हमारा हृदय से कहाँ लगता है, शरीर के विभिन्न भाग तक ले जाता है। ठीक ना, तो वो मतलब कौन क्या है जो रुधिर को हृदय से ले जाता है, तो उसको हम कहते हैं धमनी। धमनी और शिरा दो चीज़ होता है, ठीक ना, तो धमनी और शिरा, तो धमनी ले जाता है और शिरा मुझे वापस लाता है। ठीक, यानी हमारा हृदय में क्या होता है, ऑक्सीजन, मतलब हृदय में ऑक्सीजन जाता है, तो ऑक्सीजन से जो मेरा रक्त होता है उसमें मिल जाता है। ठीक ना, तो वो रक्त को धमनी ले जाता है, फिर जो मतलब वापस किसके द्वारा, शिरा के द्वारा वापस लिया जाता है। ठीक है, अगला क्या है कि कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनाने में कौन मदद करता है। तो आदि आप देखेंगे कि अभी कभी कट गए होंगे, ठीक ना, तो आपका क्या होगा, थोड़ा कुछ देर के बाद देखिए वहाँ पे मतलब गाढ़ा सा जम जाता है, जिससे क्या होता है, आपका खून निकलना रुक जाता है, बंद हो जाता है। तो वो किस कारण से होता है, तो वो होता है आपका प्लेटलेट्स के कारण। वो क्या होता है, वहाँ रुधिर का थक्का बना देते हैं, जिससे आपका रक्तस्राव यानी उससे कम हो जाता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है पादप के वायवीय भागों द्वारा पुष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है। ठीक है, यानी आप देखेंगे कि मतलब कभी पौधों में ज़्यादा पानी आ जाता है जिसका उसको ज़रूरत नहीं है, तो क्या करता है, वो अपने पुष्प या फिर पत्तों के द्वारा उसे बाहर वातावरण में छोड़ देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। जल को बाहर निकालना, तो उसको क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में मुख्य उत्पाद क्या है। मतलब प्रकाश संश्लेषण जो पौधे अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं तो हमको क्या देता है, ठीक ना, तो हमको क्या देता है, ऑक्सीजन, जो हम लोग
सांस में लेते हैं, ठीक है। तो मुख्य उसका उत्पाद है ऑक्सीजन देना, ठीक है। अगला है कि अमाशय की आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है। तो अमाशय की जो आंतरिक रक्षा, अमाशय में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। तो उसमें जो मेरा कौन उसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या मतलब थोड़ा खतरनाक होता है, उससे हम लोग जलने का खतरा होता है, लेकिन मेरा अमाशय के अंदर जब उत्पन्न होता है तो उसका रक्षा कौन करता है, तो उसका रक्षा करता है मेरा श्लेष्मा, ठीक ना। श्लेष्मा उसका हमारा रक्षा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है। आपको बताना है कि किसका क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है। तो आप जान लें कि शाकाहारी का क्षुद्रांत छोटा होता है और मांसाहारी का बड़ा होता, शाकाहारी का बड़ा होता है और मांसाहारी का छोटा होता है। तो मनुष्य सर्वाहारी है, इसका तो नहीं उतना होगा। कुत्ता भी सर्वाहारी है, शेर तो शाकाहारी, इसका नहीं, यानी गाय का आपका सबसे बड़ा होगा, ठीक है। ऑप्शन बी सी राइट आंसर। अगला है कि अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है। तो अमीबा में होता है विखंडन मतलब विखंडन से उसका जनन होता है, ठीक है। उसमें आप पढ़े होंगे कि अमीबा का जो जनन होता है विखंडन के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पादप का जनन अंग के भाग है, यानी पादप का कौन सा जनन मादा जनन अंग है। तो आपको आंसर हो जाएगा यहाँ पे पुंकेसर। पुंकेसर क्या है आपका मादा जनन अंग है, ठीक। अगला है निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संरक्षण रोग है, मतलब लैंगिक संचरण रोग क्या होता है। लैंगिक संचरण रोग होता है जो मतलब किसी के कांटेक्ट में आने पर क्या होता है, फैल जाता है, ठीक है। तो अभी जो लॉकडाउन हुआ था उसमें आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लॉकडाउन में कौन सा मतलब कौन सा बीमारी था जो कांटेक्ट में, तो आप जानते हैं कोरोना। तो आपका ऑप्शन क्या है, कैंसर। कैंसर तो नहीं होता है, टाइफाइड ये भी नहीं, क्या है गोनोरिया, कोरोना। तो आपका कोरोना राइट आंसर होगा, क्योंकि हम किसी कांटेक्ट आने पर ये क्या हो जाता है, मेरे अंदर आ जाता था, तो हो जाएगा आपका कोरोना राइट आंसर। अगला है कि शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है। शुक्राणु जो आपका शुक्राणु मतलब मनुष्य के शरीर में कहाँ उत्पन्न होता है। तो आपका जो शुक्राणु होता है वो विसरण में उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि तापीय विद्युत संयंत्र जो हम लोग ताप मतलब हीट से विद्युत उत्पन्न करते हैं। जैसे कोयला को जलाकर हम उस पानी को गर्म करते हैं और उससे जो भाप बनता है उसे हम टरबाइन घुमाते हैं। तो उसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है कि उसमें ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, नाभिकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। यानी आपको यहाँ बताना है कि ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। तो उसमें ऊर्जा यानी हम कोयला में जलाते हैं तो कोयला में क्या उसमें ऊर्जा वो क्या करता है, विद्युत बनाता है, यानी विस्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। अगला है कि गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो गोबर गैस को और किस नाम से जाना जाता है, तो सीएनजी तो नहीं होगा, एलपीजी ये तो भी नहीं होगा, तो मेरा लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जैव गैस, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जैव गैस के नाम से जाना जाता है। चलिए इस प्रकार आपका ये देखिए 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आपका सेट 5 मैथ का और सेट 5 साइंस का दोनों पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो आप उसे कंप्लीट कर लें और अच्छे से तैयारी करें, ताकि आप इतना जान लीजिए कि क्वेश्चन का पैटर्न इसी तरह रहेगा, ठीक है। तो आप इससे देख सकते हैं कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए मैंने भी अलग अलग वीडियो बना रखा है सब चैप्टर के लिए, ठीक है। तो आप उसे भी देख लें, आपको बहुत ही एग्जाम में हेल्पफुल होगा। अभी आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तब आपको लगेगा कि नहीं सही बोल रहे थे, ठीक है। तो आप उसे ज़रूर जाके देख लें। ज़्यादा लंबा वीडियो ऐसे नहीं होगा, 10 से 12-15 मिनट का वीडियो मैंने बनाया है, तो उसे भी देख लें और इम्पोर्टेंट जितना भी ऑब्जेक्टिव आप पढ़ सकते हैं उसे पढ़ लें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और आप अच्छे से तैयारी कीजिए। आई होप आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। और मैं क्या कहूँ, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।